This topic is acquisition and loss of the territorial sovereignty under international law. आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेशनल सिनेरियो पे कैसे कंट्री बनते हैं और कैसे वो टूटते हैं, सेपरेटेड होते हैं। फिर दोबारा से हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में ऑटोनोमस एम्पायर देखा हमने कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है ना। कोसोवो वाला इंसिडेंट देखा हमने, सर्बिया वाला, कभी वो यूगोस्लाविया का पार्ट बन गया, यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेटेड हो गया, फिर सर्बिया बना, तो कोसोवो अभी उससे सेपरेट अपनी डिमांड कर रहा है। कैसे ताइवान क्लेम करता है कि वी आर द ओरिजिन चाइना, ठीक है ना, बट जो रियल लैंड मास वाला चाइना वो बोलता है नहीं हम चाइना है, ये तो हमारी कॉलोनी है, ऑटोनॉमस रीजन्स है। तो ये इशू चलते रहते हैं। अब इंडिया है, अखंड भारत, अब उसमें से कभी अफगानिस्तान अलग हुआ, कभी आपका फिर पाकिस्तान सेपरेट हो गया आपका, कभी तो अगर आप पल्लवाज देखोगे इसमें हिस्ट्री में जाके आप, तो पल्लवाज का भी अगर आप देखोगे तो साउथ में कैसे कैसे चला, श्रीलंका तक उनकी टेरिटरी थी, श्रीलंका अलग हुआ। तो ये बनना और जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, लेकिन आज के दिन अगर आप देखोगे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके ख़ास तौर से जो आपके 1950s इवन अप टू 1960s तक, तो कंट्रीज जो बनने थे वो बन चुके हैं ऑलमोस्ट। एक्सेप्शन है, जैसे मान लिया रशिया ने क्रीमिया आपका हड़पा लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइसोलेटेड इंसिडेंट जरूर हो जाते हैं, या कहीं वॉर हो गया, कोई स्मॉल टेरिटरीज डिस्प्यूटेड बन गई। और ये सारे के सारे जो टेरिटरी डिस्प्यूट्स हुए ना, अगर आप देखोगे कि हमारा बांग्लादेश के साथ जो इश्यू है, अपना चाइना के साथ जो इश्यूज है, आपका पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज है, ये किस लिए है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने उनके जो एक्सपर्ट्स थे बाउंड्रीज, उन्होंने क्या किया कि हेस्टी मैनर्स में करके वो फटाफट निकल गए। अगर आप बांग्लादेश वाला देखेंगे, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इनक्लेव्स हैं कि आपकी टेरिटरी है इंडिया की, लेकिन श्रीलंका इसके अंदर आपका बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल के अंदर टेरिटरीज हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि आपका जो 119 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जो लेटर ऑन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बांग्लादेश इंडिया लैंड जो बाउंड्रीज एग्रीमेंट बना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ताकि वो लोग आराम से, क्योंकि उन लोगों की हालत ऐसी थी, अगर आप देखोगे कि जैसे मान लिया ये बॉर्डर है, मैं एक इसके अलावा बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ये है, मान लिया ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ओके। कंट्री ए का कुछ लैंड हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा बेटर करने के लिए, मान लिया कंट्री ए ये है, इसका कंट्री ए का ये हिस्सा यहाँ पर है, एक इनक्लेव ये है। इनक्लेव ये होती है कि जैसे ये लैंड है, इसके चारों तरफ दूसरी कंट्री हो, समझ मेरी बात। तो यहाँ पर दूसरे, तो ये लोगों की दिक्कत क्या है कि ना ही तो ये जो पूरी इंडिया, मान लिया ये इंडिया की अगर टेरिटरी है, तो ना ही तो इंडियन गवर्नमेंट के पूरे बेनिफिट्स ले पा रहे हैं, इनके आधार कार्ड, इनके और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आयुष्मान और जितने भी आपकी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, वो पूरी प्रॉपर इन लोगों तक नहीं मिल रही है। सेम वे अगर बांग्लादेश का अगर आप देखेंगे, जो इनकी भी कुछ टेरिटरी यहाँ पर इंडियन साइड है, ठीक है, इनकी शायद 51 या 52 कुछ ऐसी हैं, अपनी कुछ ज़्यादा हैं, 110 के आसपास है। तो इस तरीके से बात भी उठी कि आपने अपना ज़्यादा टेरिटरी दे दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश की टेरिटरी कम आई। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने इनक्लेव्स थे, हमने सोचा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ह्यूमैनिटी। अगर वो लोग परेशान हैं, और ये एग्रीमेंट तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूट री-बेरूबेरी का केस आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, ठीक है ना। तो वो तो शुरू में भी एफर्ट चला था कि ये टेरिटरी, लेकिन क्या हुआ कि अपोजिशन ने हंगामा किया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। उस समय ऐसा लगा कि ऐसे तो अगर थोड़ी थोड़ी टेरिटरी देके और काफ़ी कुछ, फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे एक काफ़ी सब्सटेंशियल जो लैंड मास है वो दूसरे कंट्री को दे सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है नेशनल इंटरेस्ट में। ऐसे एक ऐसा परसेप्शंस और ऐसा डिसीजन आया, तो पूरा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और तभी आप जाके अपनी जो टेरिटरी है अपनी कंट्री की दूसरे कंट्री को दे सकते हो। सुना है आपको बात? फाइनली ये जाके और अब जाके ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पर मैं लगे हाथों ये बता देता हूँ, जैसे लीज है, लीज में आपको बताऊँ 3 बीघा, जो 3 बीघा क्या है, जैसे मान ये यहाँ पर क्या था कि एक ऐसा था और एक छोटा सा रास्ता नैरो, और आगे फिर क्या है कि आपका ये शुरू हो जाता है बांग्लादेश की टेरिटरी। तो यहाँ पर घुसने से के लिए अब उस साइड से क्या है कि आपका इंडिया आ गया, तो क्या किया जाए कि अगर इनको एक ये मिल जाए तो ये बांग्लादेश के साथ
इनका कनेक्शन हो जाए। यानी अगर आप इसको ये समझें कि मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, अगर ये बांग्लादेश की वो है आपकी कोई भी इनक्लेव जैसे मैंने बताया, और ये हिस्सा इंडियन टेरिटरी का है, तो अगर ये हिस्सा इनको रास्ता जाने का मिल जाए, यहाँ पे बीएसएफ की चेक पॉइंट बन जाता है और हमने लीज पे दे दिया है इनको 3 बीघा वाला जो ये है, तो उससे क्या है कि इन लोगों को आसानी होगी एडमिनिस्ट्रेशन में इस कंट्री के। ऐसे ही वो हमें कर दें, है ना। तो फाइनली रिजोल्व किया, लोगों को ऑप्शन भी दी इसमें कि भैया अगर आप इफ यू वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया और द बांग्लादेश, तो इट इज़ योर चॉइस, तो आप इधर से उधर माइग्रेट कर सकते हैं। सुनाई बात आपको। तो इस तरह के जो मच नीडेड मच अवेटेड और वेलफेयर वाले डिसीजन है, तो ये एंटी नेशनल वो डिसीजन नहीं है, ये लोगों की भलाई के लिए हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत अगर लैंड मार्क्स किसी का कम ज़्यादा हो जाता है वो तो इमेटेरियल है, लेकिन इसको भी देखिए एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, है ना। तो ये इस तरीके से हम कुछ मोड्स देखेंगे कि कैसे आपका एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ हुआ है, राइट। अब इफेक्टिव ऑक्यूपेशन का जहां तक मैं आपको बताऊं कि इसमें आप देखेंगे कि एक इंटरेस्टिंग केस लॉज है, और उस इंटरेस्टिंग केस लॉज से आपको ये लगेगा कि अच्छा वाकई में ही हमें अपनी जो ज़मीन है उसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, उस पर इफेक्टिव कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब इफेक्टिव एक टेरा नीलियस एक वर्ड है, NULLIUS, टेरा नीलियस। तो ये एक प्रकार से आप ये देख लीजिए नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड उसको बोलते हैं कि जैसे मान लिया एक कंट्री की बाउंड्री यहाँ पर है और दूसरी कंट्री की बाउंड्री यहाँ पर है, तो बीच में ये जो एरिया है नो मैंस लैंड है। तो ना तो वहाँ की आर्मी यहाँ पे होगी ना इस साइड की आर्मी होगी, तो नो मैंस लैंड बोलते हैं। लेकिन इसको दूसरा कंट्री ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। सुनो बात, इमीडिएटली सीज पर जो है वो टूट जाएगा, ठीक है ना, और दूसरी आर्मी अटैक कर देगी दूसरे के ऊपर। सुनाई बात आपको। तो यहां जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये आइसलैंड और पल्मास केस मैंने जो लिखा है, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए का केस है। और इसमें हुआ क्या कि इसको इंटरनेशनल ये आर्बिट्रेशन के पास भेजा जाता है, दोनों कंट्री डिस्प्यूट हो जाता है। और इसमें हुआ क्या कि अमेरिका एक्वायर्ड इट फ्रॉम द स्पेन। अब स्पेन ने क्या किया, इस लैंड को, आइसलैंड को यूएसए को दे दिया, ठीक है। आप जितने भी टेरिटरी वाले इश्यूज देखोगे ना, ये मार्क्स माय वर्ड्स, ये ज्यादातर क्या है, आइसलैंड है, छोटे छोटे। आप देखोगे पूरा अगर वर्ल्ड का मैप भी देखोगे ना आप जहां पर, तो वर्ल्ड के मैप में भी है ना आपको बहुत सारे, जैसे आपने देखो ना वेस्ट इंडीज की टीम आती क्रिकेट की, वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अमेरिका है, नॉर्थ ये आपका यहाँ पे पनामा वनामा आके फिर ये साउथ अफ्रीका आ गया, ये साउथ अमेरिका आ गया, लैटिन कंट्री, और यहाँ पर जाके जो ये आइसलैंड्स हैं, क्यूबा वगैरह, और ये ना अलग अलग देखोगे आप जाके। तो इस तरीके से ऐसे ही आप यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया देखोगे, आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, इंडोनेशिया, ठीक है, आपका फिलीपींस, उसके नीचे जाके देखोगे इतने छोटे छोटे डॉटेड फॉर्म में, जब उनको बड़ा करके देखोगे आप गूगल पे, तो आपको मिलेंगे कि आइसलैंड्स। तो ये जो आइसलैंड्स है ना, बेसिकली ये बड़े डिस्प्यूटेड रहते हैं। और आप सोचोगे कि यूएसए के बहुत सारे आइसलैंड पूरे उसमें हैं, फ्रेंच के भी हैं, आपके यूके के भी हैं। क्यों वो कंट्रीज इन छोटे छोटे आइसलैंड पे क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं, मान लिया ये साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड सी रहता है, चाइना इस पे क्लेम करता है, ठीक है ना, और जो दूसरे कंट्रीज हैं वियतनाम और इस साइड वाले, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो सी लॉ के हिसाब से आपका जो इकोनॉमिक जोन्स है उसमें आता है, तो इस पे किसी का राइट नहीं है, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि हमारा ये है। तो यहाँ पर यूएसए ने मान लिया उसकी जो सुपरमेसी को रोकना है, तो क्या अगर यूएसए का कोई वॉरशिप यहाँ से चलेगा तो इट विल टेक्स मैनी डेज टू रीच देयर। तो क्या करेगा वो, तो जहां पर यहाँ पर कोई आइसलैंड है उसको लीज पे ले लेगा दूसरी कंट्री से, जो छोटी कंट्री है उसको वो ह्यूज अमाउंट दे देगा अपनी डिफेंस सिनेरियो को स्ट्रांग रखने के लिए, अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग रखने के लिए।
तो क्या करेगा कि यहाँ के आसपास जितने भी जो फेवरेबल जो उनके कंट्री होगा और जिसका वो कंट्री का जो आइसलैंड होगा उसको यहाँ पर वो लीज पे लेगा और अपनी जो नेवल फोर्सेस है वो यहाँ पर डिप्लॉयड कर देगा। और यहाँ से जैसे ही अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पर इंटरवेंशन की जरूरत है यूएस की, तो अपना वेसल यहाँ से वॉरशिप यहाँ से भेज देगा और वो फिर यहाँ पर पेट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे। नेविगेशन राइट तो है ही, सभी को पता ही, आपको सुनाई बात आपको। तो इस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं, इस तरीके से रखते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, जो बड़ी कंट्रीज हैं, तो वो पूरे के पूरे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका आ गया, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा इनका, आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो यूएस का तो मतलब बहुत ह्यूज वो फंड, जो डिफेंस फंड है, वो इन चीज़ों पे लगाते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को ओवरटेक में, तो आप देखोगे कि जितना ये फॉरेन पॉलिसीज है ना, फॉरेन पॉलिसीज ड्रिवन बाय ओनली वन फैक्टर, दैट इज अ नेशनल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। तो अब वो उस कंट्री के डिपेंड करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन है, उसकी फॉरेन पॉलिसीज। यूएसए इज द कंट्री जो सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन रखता है, सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन रखता है। वो पता नहीं कितने तरह के तो इंडेक्स निकालते हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस किस कंट्री का, तो पूरा पूरा उनका पूरा फोकस डेडिकेटेड रहता है फॉरेन पॉलिसी में। समझ बात आपको। और इस साइड आपका जो रशिया है, देखिए रशिया कभी बहुत बड़ा एम्पायर होता था, देखेंगे अभी हम आगे। तो रशिया वर्सेस जो यूएसए वाली जो कहानी है, और इसमें इंटरेस्टिंग मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको। एक हमने अलास्का, एक मैंने लिखा है सेशन सेपरेशन, अपना जमीन का टुकड़ा, यहाँ पे यूएसए ने, यू माइट बी वेरी सरप्राइज कि कभी 1800 में यूएसए और रशिया की केमिस्ट्री मिलती थी, जो कि अनडाइजेस्टेबल है आज के सिनेरियो में, लेकिन उस समय था। तो अलास्का 49th स्टेट बना था यूएस का, जब यूएसए ने इसको 7 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर में खरीदा इसको। ठीक है, क्यों? अब ये पॉइंट है तुम्हारे समझने की कि यूएसए, रशिया ने अलास्का यूएसए को बेचा क्यों? ऐसी क्या जरूरत आपने कि रशिया ने इसको बेचना पड़ा अलास्का को? तो सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड मैप पे जाके ये देखना है कि यार ये अलास्का है कहाँ। आप देखोगे कि जब एक मैप को पूरा या ग्लोब में देखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैप को फोल्ड करोगे, तो जब ऐसे फोल्ड करोगे तो यहाँ से और इसके बीच में अलास्का आ जाता है, जस्ट टच करता है इसके, ठीक है ना। जबकि रशिया, कनाडा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि कनाडा के टच कर रहा है ऑलमोस्ट ये। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे अलास्का को, तो देखो मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है तो आपका वर्ल्ड मैप पे सबसे पहले तो आपको कंट्री की लोकेशन पता होनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बोलने में। अगर यहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटीज़ होती तो मैं ज़रूर दिखाता, अब है नहीं, तो आपको अपने ओन टाइम में जाके देखना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यूएसए, देखो यूएसए यहाँ है और इसके ऊपर कनाडा है, और कनाडा यहाँ, इसके साथ में अलास्का है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसको कनाडा को नहीं बेचा, ठीक है, लेकिन यूएस को बेचा। क्यों? क्योंकि यूके की कॉलोनी, तब यूएसए में कुछ एरिया था जो यूके की कॉलोनी थी। सुनाई बात आपको। तो 1500 के बाद ना, 1500 या 16th सेंचुरी में रशिया एक काफी पावरफुल, यूएसएसआर एक पावरफुल एक कंट्री उभर रहा था, और उसने पूरा का पूरा यहाँ से एक्वायर करते हुए साइबेरिया और यहाँ अलास्का तक का सारा कर रखा था, ठीक है ना। ऑटोमन एम्पायर का भी इनका इश्यू बना, जब ऑटोनोमन एम्पायर काफी फ्लोरिश हो रहा था, ठीक है ना। तो यूएसएसआर इतना स्ट्रॉन्ग, आप देखिए आज भी यूएसएसआर, जब इसका 91-92 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो देखिए कितना मतलब कंट्री छोटे छोटे उससे डिसइंटीग्रेट हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको देखोगे तो क्या बोलोगे आप, थ्रू इंडिपेंडेंस अलग हुए वो, ठीक है ना। वो कंट्रीज सेपरेट हुए एक बड़े कंट्री से। मान लिया एक कंट्री ए है, ए कंट्री ए से छोटे छोटे कंट्री बनना शुरू हो गए, A1 A2 A3 इस तरीके से करके, लेकिन स्टिल रशिया एक बहुत बड़ी टेरिटरी है आज के दिन भी। तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि इसको बेचा रशिया को, और क्योंकि रशिया क्या हुआ क्या कि क्रीमिया वॉर हो गया था रशिया का, तो क्रीमिया वॉर में काफ़ी इनकी फर्टिलिटी कैजुअलिटी भी हुई, और काफ़ी उस साइड से देखे, जब एक कोई भी अगर मल्टी वे में अगर आप प्लान करना शुरू कर देते हो, एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देते हो, आप एक ही सोचते हो कि बहुत जल्दी मैंने एम्पायर को इनलार्ज करना है, तो कैजुअलिटीज भी होंगी, सेटबैक भी होंगे,
तो उस स्थिति में रशिया उस समय क्रीमिया वॉर की वजह से इतना सिचुएशन इसकी बिगड़ गई थी, तो उस समय इन्होंने सोचा कि बेटर है कि जो यूएसए है इसको हम अलास्का बेच देते हैं यूके की बजाय या दूसरे उसकी बजाय। और एक रशिया से अलास्का दूर भी था, तो उनको लग रहा था कि 700 के करीब रशियन लोग थे वहाँ पर। तो एक तो वहाँ का जो टेम्परेचर है बड़ा हॉस्टाइल है, बहुत माइनस में है, तो वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी अप्रोप्रिएट सूदिंग नहीं है। तो वहाँ पर उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए मतलब वाइबल नहीं है। हालांकि यूएसए आज इसके अलास्का से काफ़ी माइंस मिनरल्स वगैरह एक्सकेवेट करके और अपनी इकोनॉमी को काफ़ी साउंड कर रखा है, ठीक है ना। तो देखिए वो टाइम कुछ और था, आज कुछ और टाइम है। अब मैंने तो उस दिन आपको वेनेजुला का बताया था, वेनेजुला में ऑयल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं लेकिन वेनेजुला अपनी इकोनॉमी नहीं इंप्रूव कर पा रहा है, ठीक है ना। एक तो इतना डीप में है, एक्सकेवेशन फैसिलिटीज नहीं है, समझ बात आपको। अब यहां पर जो आइसलैंड और पाल्मास केस था, यहां पर जो मेन क्वेश्चन उठा वो आपको ये समझने की जरूरत है यहां पे सिंपली कि अब अमेरिका ने इसको क्या कि स्पेन से एक्वायर कर लिया, स्पेन ने इसको दे दिया, ठीक है ना। लेकिन देने के बाद यहां पर इन्होंने क्या किया, यूएसए को दे दिया, लेकिन यूएसए ने इसको आइसोलेटेड छोड़ दिया, यूएसए ने इस पर कोई गवर्नेंस ही नहीं की, सुनिए बात। लेकिन नीदरलैंड प्रॉपर नीदरलैंड की गवर्नमेंट वहां काम कर रही थी, यानी इन्होंने इसको बड़ा एक छोटा सा आइसलैंड समझ के इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है हमारा कब्जा है भाई हमने एक्वायर कर लिया। लेकिन फाइनली जब ये नीदरलैंड यहाँ पे ये इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आए, फिर आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर थे इस केस में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखा जाएगा कि किस कंट्री का प्रॉपर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सेटल्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और वो ज़मीन, देखिए ये इसको सिंपल से एग्जाम्पल सोच लिया, आज आपने कोई छत्तीसगढ़ में ज़मीन ले ली और आपने इसको अबेंडेंड करके छोड़ दिया, उसको जा ही नहीं रहे हो, तो दूसरे लोग पक्का 100% उस पर कब्जा कर लेंगे, समझ बात आपको। तो आप बहुत ज़्यादा अगर फैल जाते हो तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो 2 लैंड मैंने बताए हैं कि एक आपका इसमें मैरी बेर्ड लैंड और एक बेल्टल, ये तो मेरे ख्याल में आपका उसके आसपास मिलेगा। आई थिंक कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ऊपर मेडिटेरियन सी के आसपास उसके बीच में है ये ज़मीन आपकी बेल्टेबल, अगर आप गूगल करोगे तो, ठीक है। तो इस पे भी कोई ऐसा वाइबल बेनिफिट दिख नहीं रहा है, तो ये ज़मीन भी अब अनअटेंडेड ही है। तो ऐसी ऐसी जो लैंड है ना, या ऐसे ऐसे जो आइसलैंड्स हैं, वो उनको क्या करते हैं कि रिसर्च के लिए यूज करते हैं कंट्रीज, अपने रिसर्च सेंटर लगा देते हैं। और क्योंकि देखिए या तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी डेजर्ट मिलेगा या कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, तो नॉर्मल इनहेबिटेंट वाली कंडीशन मिलनी नहीं है। ऐसी कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि जहाँ आदमी रह सके और वो किसी न किसी कंट्री का ना हो। आदमी तो इतना भूखा हो चुका है कि जहाँ कुछ भी नहीं है उसको भी सोचता है उस टेरिटरी को भी मैं मिला लूँ, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको रिसर्च एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है। सुनने आ रहा है भाई? थोड़ा देखिए इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अब ये तो आपको मैप के थ्रू ही थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है। अब एक जैसे मैं आपको बताऊं कि 193 अभी रिकॉग्नाइज है यूएनओ द्वारा, ठीक है ना। तो मैं उसमें देख रहा था कि 3 ऐसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें देखोगे कि आपका G7 है, ये G7 के फुल फ्लैज मेंबर है। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वर मेंबर होते हैं, यानी वो फुल फ्लैज मेंबर का स्टेटस नहीं दिया जाता, उनको कुछ साल के लिए एज ए ऑब्जर्वर मेंबर रखा जाता है। दे विल पार्टिसिपेट इन, मतलब दे विल प्रेजेंट इन द मीटिंग, बट उनका जो की डिसीजन में उनका रोल नहीं होगा, दे विल जस्ट ऑब्जर्व, दे आर जस्ट मेंबर्स। लेकिन जैसे जैसे अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी और उस ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसके अगर इंक्लाइंड होता है तो उनको फिर परमानेंट मेंबर भी बना देते हैं। तो जो आपकी ऑब्जर्वर स्टेटस है ये प्रिलिमिनरी स्टेटस एक प्रकार से स्टेज है। तो यहां पर 3 ऐसे हैं, पैलेस्टीन, होली सी, सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा। अब आप ये सोचोगे कि सर ये तो नाम ही पहली बार सुने हैं, लेकिन मैंने इजराइल जब बताया था तो पैलेस्टीन भी बताया था उस दिन। तो पैलेस्टीन को देखिए कुछ कंट्रीज तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना।
पैलेस्टीन कभी कितना बड़ा था, इजराइल ने उसको रिड्यूस कर दिया, मैंने जो उस दिन मैप के थ्रू समझाया था आप लोगों को, ठीक है ना। अभी होली सी आप देखोगे कि छोटी सी जगह है, ये सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा, इसका पूरा नाम ये बड़ा खतरनाक है, हॉस्पिटलर ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम ऑफ रॉड्स एंड ऑफ माल्ट्स, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा। भैया हमने उसने बताया था कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की इंग्रेडिएंट्स, कोई ना कोई प्रॉपर लैंड होगी, इनहैबिटेंट भी होंगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट भी होगी, और वो गवर्नमेंट सॉवरेन टाइप की भी होगी कि दे में एंटर इनटू द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद समवन, है ना। तो यहां पर इस जो माल्टा की मैं बता रहा हूं, देखिए ये सॉवरेन जो मिलिट्री और माल्टा है, इसको रिपब्लिक ऑफ माल्टा से कंफ्यूज नहीं होना है। रिपब्लिक ऑफ माल्टा एक सेपरेट कंट्री है, ठीक है ना। ये माल्टा जो आपको मिलेगा ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ माल्टा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कहीं। और ये जो आपको माल्टा है ना, ये इसका कोई लैंड नहीं है। यस इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन एंड मेंटेन्स द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद 107 कंट्रीज। और इसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये जो प्रिंस है इसमें एक ग्रैंड मास्टर है, 1300 इसके मेंबर हैं और 80,000 इसके वॉलंटियर्स हैं। देयर आर 3 वेन्यूज विच आर आइदर ऑक्यूपाइड और द पार्ट ओन्ड बाय द सॉवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा। और इसके जो क्या है इटली में आपको मिलेंगे, तो 3 आपके बेसिकली वो हैं इसमें जो फोर्ट हैं, 3 फोर्ट, उन पे फ्लैग लगा हुआ है माल्टा का प्रॉपर, ठीक है ना। माल्टा का अपना एक प्रकार से ये पासपोर्ट भी इशू करते हैं, और ये इटली के अंदर ही हैं। इटली, अब आप वही बात है कि इटली यहाँ से है कि अगर आप देखोगे ना, ये अफ्रीका हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, और एक लंबी सी पूंछ सी ऐसी चलती है, तो ये इटली की है, ये यहाँ पे ये माल्टा है इसका, ठीक है। तो यहाँ आपको 3, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कंट्री इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर द सम ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द यूएनओ। अभी कंट्री के यूएनओ के फुल फ्लेज मेंबर नहीं है ये, ठीक है ना। अब मैंने वही बताया कि ये डिपेंड्स ऑन, अब स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे हिसाब से तो ये स्टेट नहीं है, जब इनकी लैंड ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, धर्मशाला चल रही है अपनी, ठीक है ना। चाइना बोलता है कि तिब्बत भैया हमारा एक ऑटोनॉमस रीजन है, ये दैट इज ए पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है ना। दलाई लामा साहब वहाँ से निकल के आ गए थे, पॉलिटिकल असाइलम दी इंडिया ने, तो यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट चलती है, पूरा प्रॉपर उनकी अपनी कैबिनेट है, अपने डिसीजन होते हैं, सारा कुछ है, सुना रही है। लेकिन अब ये आप जरूर सोच के हैरान होंगे कि ऐसी गवर्नमेंट का, ऐसे स्टेट का फायदा क्या है, बट दे आर स्टिल स्ट्राइविंग टू मेंटेन देयर लेगेसी, कि भाई हम कभी हमारा ये था, आज हम एक्सेल में भी हैं, लेकिन स्टिल हमारी एक गवर्नमेंट है। तो ये 3 हैं, ये नाम तो याद रहने के नहीं है। ये प्लाजो माल्टो है रोम में, एक विला माल्टा है, एक फोर्ट सेंट एंजेलो है। तो मैं देख रहा था, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि 3 फोर्ट को ही एक इन्होंने ये अपने आप को स्टेट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यूएनओ ने इसको सिर्फ एक एज ऑब्जर्वर स्टेट बना रखा है। अभी एक मैं आपको एक ये भी बताना चाह रहा हूं कि इसमें ये सेशन मैंने बता दिया सेपरेशन। अब अलास्का ने दे दिया, रशिया ने दे दिया अलास्का को वॉलंटियरली इन ल्यू ऑफ मनी कंसिडरेशन, ठीक है। अब वो यूएस का पार्ट हो गया, 49 स्टेट बन गया, ठीक है जी। अब कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, क्या इंटरनेशनल लॉ ये रिकॉग्नाइज करता है कि बाय फोर्स एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करके और उसको मिला ले अपनी टेरिटरी में? क्या यूएन चार्टर इस चीज को अलाउ करता है? पहले जो हो गया, क्या अब अलाउ कर रहा है? नहीं। जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं कुवैत का, उसमें सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट थे इसके अपना इराक के, ठीक है ना। तो ही वाज द डिक्टेटर, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, अब गल्फ कंट्रीज के मैप पे जाके देखोगे तो कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया सद्दाम हुसैन साहब ने, ये कुवैत पे अटैक कर दिया और 2 दिन में ही कैप्चर कर लिया। छोटा सा कंट्री था, इराक बड़ा है इसे काफी, इसे कंपेरिजन में। तो वहां पर क्या हुआ कि अब कुवैत
कुवैत के पास भाई ऑयल है और सारी लड़ाई जो है वो तेल की है, ठीक है ना। तो फिर क्या किया उसमें, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। तो जॉर्ज बुश इंटरवेंट, बोले कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ, क्लियर कट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप ऐसे कंट्री को अटैक करके आप अपनी टेरिटरी में कैसे मिला रहे हो। तो वहाँ पर जो यूएस ने जो इंटरवेंशन किया और यूएस की आर्मी वहाँ भेजी गई और अल्टीमेटली जो ये था कुवैत को वापस लिबरेट करवाया गया इराक से, ठीक है ना। और उस वजह से फिर जो सद्दाम हुसैन और यूएस वाला जो इश्यू बना और अल्टीमेटली यूएसए ने सद्दाम हुसैन को मारा बाद में, कुछ सालों बाद ऑपरेशन करके उसी की टेरिटरी में, और फिर जो उसका स्टैच्यूट था उसको गिराया भी गया था, ठीक है। हम जब स्टूडेंट थे, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पर तो ये जो कंक्वेस्ट सब्जुगेशन करके मिला लिया आपको, लेकिन बाय फोर्स तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आज यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट होता था, क्रीमिया को रशिया ने मिला लिया अटैक करके, और दूसरी कोई कंट्री अगर स्पोर्ट में नहीं आती है, सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आके रह जाती है, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस कंट्री ने उसको कन्क्वेस्ट कर लिया कर लिया। अगर उसमें कुवैत की हेल्प के लिए यूएसए नहीं आता तो कुवैत का अस्तित्व खत्म हो जाता। जो कुवैत की जो टेरिटरी थी वो इराक की टेरिटरी हो जाती। फिर ये इंटरनेशनल लॉ सिर्फ एक बुक्स में ही रह जाता। तो अल्टीमेटली जो इंटरेस्टेड एक्टर्स हैं दे प्ले इनटू द पिक्चर, और फिर वो देखा जाता है कि किसका किस कंट्री का इंटरेस्ट है। और ज़्यादातर जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो आते हैं और उनके साथ में फिर उनके अलाय जाना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से एक इंटरनेशनल सिनेरियो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है दोनों साइड से। अब एक मैं इसका आपको, जापान का मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जापान का भी। एक्रेशन नेचुरल कॉज, जैसे मैंने बताया कि रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया या लैंडस्लाइड हो गई, इस तरीके से जमीन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है नेचुरल तरीके से, और जिसको हम लॉ ऑफ टॉट में एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक मैं देख रहा था, जापान हैज ए न्यू क्रिसेंट शेप्ड आइसलैंड फॉर्म ड्यू टू द अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटीज। एक ये निजिमा नाम से रखा गया क्रिसेंट आपका, जैसे आप देखोगे जापान जापान एक ऐसे लंबे सी शेप में है जापान कंट्री, ठीक है ना। ये 4 बड़े बड़े ऐसे आइसलैंड्स में बटा हुआ है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो इसका जो वाटर है आपको पता ना, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके क्या हुआ कि पानी के नीचे से जो वोल्केनो फटा और जो नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया, ठीक है ना, यानी जो लैंड बाहर आ गई। अब उस लैंड पे राइट किसका होगा, तो ये देखा जाएगा कि किस कंट्री के टेरिटोरियल वाटर पे सी जुडिक्शन में वो आता है, ठीक है। तो ये जो आया आपका, इसका नाम फिर निजिमा रखा, और वहाँ पे यूएस जो जापान की जो नेवी थी, तो उन्होंने इसको कंट्रोल में लिया। और अब देखने की बात ये है कि इसमें जो ज्यूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये डेली मेल में रिपोर्टेड हुआ था, और ये हुआ कि लेट अस सी कि इसमें हैबिटेंट हैंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट जब बनता है, एक तो लैंड मास का टुकड़ा हो, उसमें पॉपुलेशन भी हो, पॉपुलेशन तो कुछ है नहीं। अब ऐसा पहले भी देखा गया है कि कुछ आइसलैंड आपके इस तरह के एमर्ज हुए और फिर वो दोबारा से डंप हो गए, ठीक है ना। तो अब देखने की बात ये है कि क्या ये कितना टाइम सर्वाइव करते हैं। इसमें जो आपका, देखिए कभी भी याद रख लेना, अगर आपकी उसमें थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्टिविटी होगी तो वहाँ पर ह्यूमन जो है सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम के बाद इसमें कुछ डेवलप होना शुरू होता है, या दोबारा से ये सबमर्ज हो जाएगा। सबमर्ज हो जाएगा तो जापान का हिस्सा नहीं रहेगा। प्रिस्क्रिप्शन का मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके साथ ही, कि आपने प्रॉपर कुछ टाइम के लिए उसको एक्वायर किया हुआ हो, लेकिन कितना ड्यूरेशन है ये कुछ जूरिस्ट कुछ को 20 ईयर बोल देता है, कोई 30 ईयर बोल देता है, ऐसा कहीं इंटरनेशनल लॉ में नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पोजीशन की उसके ऊपर। अब प्लेबिसाइट आपको पता होगा ना,
प्लेबिसाइड रेफरेंडम। देखिए प्लेबिसाइड क्या होता है कि अगर आज के दिन ये हुआ भी था, जैसे कश्मीर इश्यू, कि यूएनओ में लेके गए जवाहरलाल नेहरू साहब इस मैटर को, और वहां पर ये हुआ कि आप प्लेबिसाइड आप ये करा लीजिए, ठीक है ना, लोगों से वोटिंग कराई कि लोग, वहां के लोग कहां जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं कभी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस चीज का आइडिया था कि अगर ये हुआ एक्चुअली में, तो जो वहां की पॉपुलेशन थी वो प्रो मुस्लिम ज्यादा थी, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव ऑप्टेड द पाकिस्तान, ऐसा अंदेशा है। तो इसलिए इसको कभी कराया नहीं गया और ये इशू आज तक लटका रहा, ठीक है ना। क्यों? हमारी ये थ्योरी थी कि एक बार अगर हम मिल गए, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए आप 370 के तहत, तो नाउ यू बिकम द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, नाउ यू कैन नॉट गेट सेपरेटेड। हमने उस थ्योरी पे काम किया, सुना ही बात आपको। तो यहां पर जैसे वेस्ट ईरान है, ये नीदरलैंड वर्सेज इंडोनेशिया वाला इश्यू था। अगर आप इसको देखोगे तो इंडोनेशिया के नीचे मिलेगा आपको ये। अब ये जो छोटे छोटे जो मैं आइसलैंड बता रहा हूं ना, सर्टेनली आपको गूगल मैप पे जाके इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आसपास देखना चाहिए क्या है ये सारा, और थोड़ा बहुत उसका विकीपीडिया पे भी जाके देखो कि ये इश्यू बना क्यों। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका वोटिंग कराया गया, तो ऑब्वियसली दे ऑप्टेड द इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में मर्ज हो गया वो, ठीक है। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये देखना कि अच्छा किस तरीके से, तो आप लोगों को होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ नेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे कैसे हो रहा है। और अभी जो आने वाले टाइम में ना, जितने भी ये इंटरनेशनल लॉ में इस तरह के डिस्प्यूटेड जो लैंड हैं, ये सारे के सारे आपके मोस्टली या तो जब कोई कंट्री सेपरेट हुआ तब, या जो आइसलैंड्स वाले इश्यूज हैं। तो आपको आज जाके काम ये करना है, यू आइडेंटिफाई द आइसलैंड्स मेंटेन्ड, कंट्रोल्ड, एडमिनिस्टर्ड बाय द यूएसए, मेंटेन्ड बाय इंडिया। इंडिया के बहुत थोड़े से मिलेंगे आपको, आपको यूएसए के तो हो सकते हैं मोर देन 100 मिले हैं आपको, ठीक है ना। यूएसए के आपको, इंडिया के आपको हो सकता है मुश्किल से 20-25 आइसलैंड मिले, वो भी अलग अलग निगोशिएशन टर्म्स में, ठीक है ना। आप फ्रेंच का भी देख सकते हो, आप यूके का भी देख सकते हो। तो देन यू विल एनालाइज कि कैसे कैसे पूरा वर्ल्ड के जो ये आइसलैंड्स हैं किस तरीके से, और स्ट्रेटजिकली ये किस किस कंट्री ने इनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है इनके ऊपर। प्लेबिसाइड का मैंने आपको बता दिया है, ये वेस्ट ईरान वाज द पार्ट ऑफ नीदरलैंड, इंडोनेशिया बोथ हैड पुट देयर क्लेम्स ऑन द टेरिटरी, द यूएनओ डिसाइडेड फॉर वोटिंग फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द वेस्ट ईरान, ईरान वोटेड इन फेवर ऑफ द इंडोनेशिया, नाउ ईरान इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी प्लेबिसाइड, एक एडवाइजरी प्लेबिसाइड। तो कश्मीर वाले केस में लेकिन आपने एक बार प्लेबिसाइड करा दिया तो फिर दूसरे इश्यूज क्रॉप अप हो जाएंगे, क्योंकि फिर पता लग जाता है लोगों की इंटेंशन का, लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसलिए प्लेबिसाइड बड़ा सोच समझ के करवाया जाता है। अब लीज का जैसे मैंने बताया आपको, लीज होता है, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा होगा, लीज कुछ टाइम के लिए दे दिया जाता है, मतलब ओनरशिप टाइटल आपके पास ही रहेगी, सिर्फ उसका आप ऑक्यूपेशन यूज दूसरे को दे देते हो फॉर टाइमिंग 5 ईयर 10 ईयर्स जितना भी आपने एग्रीमेंट किया है। तो सेम वे इंटरनेशनल लॉ में भी क्या है कि यहाँ पर जो 3 बीघा, ये 3 बीघा कॉरिडोर जो बांग्लादेश को मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमने दिया, और बाद में तो अब तो वो सारा इश्यू ही खत्म कर दिया जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आगे 2016 में, ठीक है ना। वो हमने जो इनक्लेव यही मैंने बताया ना कि जैसे इसके साथ में दूसरे जो है कंट्री का, तो इसको इनक्लेव बोलते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बता देता हूँ कि जैसे आर्मी में हमें याद है कि जो इस तरह की इनक्लेव्स होती हैं, जैसे ये इनक्लेव बन गई आपकी, तो ये बेस्ट होती है अटैक करने के लिए दूसरे कंट्री के लिए, क्यों इसको फ्रंटेज मिल जाता है काफ़ी, टैंक्स वगैरह साइड में लगा के, ठीक है, एक स्टेट लाइन की बजाय कवर। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर दूसरे कंट्री के लिए अच्छा है। देखिए, एक आपको मैं
सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो वेस्टर्न सहारा वाला केस है, आईजे आस्क्ड द टू क्वेश्चन, वाज द वेस्टर्न सहारा terra nullius at the time of colonization by Spain? No, it was not terra nullius because its inhabitants had sufficient political and social organization. What were the legal ties of this territory with the kingdom of Morocco? An entry that would become a Mauritania. The court did not find the legal ties of such a nature as might affect the principle of self-determination through the free and genuine expression. देखिए यहाँ पर क्या है, मोरक्को एक यहाँ पे कंट्री है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ऊपर देखो मेडिटेरियन सी के पास, मोरक्को मैप में देख लेना आप। तो कोई कंट्री सेल्फ डिटर्मिनेशन का तभी कर सकता है जब उसके ऊपर किसी ने राइट शो ना किया हो। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि भाई मान लिया आज J&K है, कैन द J&K सेल्फ डिटरमाइन टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में, ऑलरेडी हमारे पार्ट में है। टेरा नोलिस क्या मैंने बताया भैया, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है वो ले सकता है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट, वो डिसाइड कर सकता है मेरे को कहां जाना है। अब अपोजिट एग्जैक्टली क्या है कि जो आपके अपोजिट साइड में है, ये तो दीज आर द मोड्स टू एक्वायर द टेरिटरी, दीज आर द वे वेयर द लॉस ऑफ द टेरिटरी। आप देखिए सेशन मैंने बताया आपको अलग होना, अलास्का का यूएसए बता दिया मैंने, ठीक है ना, तो सेम ये पॉइंट्स हैं। तो आपको जब क्वेश्चन आता है तो जस्ट आपको एक ये जो इस पे बनाया है तो इसको आप सिनॉप्सिस को जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता होता है और जो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। नॉलेज होना एक अलग बात है और मार्क्स टू फेच द गुड मार्क्स इज ए डिफरेंट क्राइटेरिया, तो आपको वो जरूर याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। इसी में से निकल गया नेचुरल कैलेमिटी, वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी वर्ड बोले हैं, नेचुरल कॉज एक्रीशन आपका टूट के रिवर्स का, मैंने जो दूसरे नेचुरल जो वेजिटेशन का है, लैंडस्लाइड्स हैं, इस तरीके से जो चीज़ें। अच्छा आपका डिफीट इन वॉर, ऑब्वियसली है, वॉर में जो कंट्री अगर डिफीट हो गया तो ऑब्वियसली है वो उस दूसरे उसका पार्ट हो जाएगा। मान लिया कंट्री ए इज लॉस्ट इन वॉर टू कंट्री बी, नाउ द टेरिटरी ऑफ द ए विल बी द पार्ट ऑफ कंट्री बी, तो ए बी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने बहुत देखा है वॉर के टाइम में, अभी देख रहे थे, जैसे मैंने इसको बताया आपका यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेटेड हो गया आपका, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज क्या है कि सिविल वॉर से भी अलग हुए हैं, किसी ने तो अटैक किया और कुछ कंट्री अंदर ही अनरेस्ट इतना हो जाता है कि वो अलग हो जाते हैं। समझ बात आपको, आप जाके देखोगे कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इरिट्रिया और आपका सोमालिया, एक बार चेक करना, उनमें से भी ऐसे ही कुछ एक कंट्री उससे अलग हुआ था, सूडान, सॉरी सूडान। तो सूडान से इरिट्रिया अगर आप देखोगे यहाँ से ऐसे अफ्रीका हॉर्न बनता है और फिर सूडान भी नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में हुआ कन्वर्ट आगे, इतना अनरेस्ट हो जाता है। अभी देख लेना कभी ना कभी, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो पोर्शन इनके द्वारा कैप्चर है आपका तालिबान के द्वारा, तो हो सकता है कि तालिबान कल अपने आप में एक अलग स्टेट बन जाए और उसको दूसरे कंट्री रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। वो जो हमारा मैंने हाईजैक वाला, एयर हाईजैक वाला बताया था, एयर इंडिया वाला, वो तो एक सेपरेट एक मजबूरी थी हमें कि हमने तालिबानियों के साथ बात करनी पड़ी, बट दे वर नॉट द स्टेट एक्टर, वो स्टेट नहीं थे, उसकी कैपेसिटी में हमने बात नहीं की थी उनसे। प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। रिवोल्यूशन जो मैंने बताया, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो भी हम बात करें वही चीज़ है। और डिरेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आइसलैंड और पल्मास है, यूएसए ने ले लिया, लेकिन यूएसए ने उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं किया, काफ़ी टाइम तक वो पड़ा रहा। तो ये क्या है डिरेक्शन। वैसे डिरेक्शन जो होता है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी में ज़्यादा वर्ड यूज होता है, लापरवाही करना, तो यहाँ पे उस सेंस में आप इसको ऐसे समझ सकते हो आइसलैंड और पल्मास केस में। So with this, I think you have some fair idea about the acquisition loss of the title sovereignty. The best thing is the example mentioned here. Just you go Google, see the map, observe which are the nearby sea and the countries touching these disputed territories. समझिए आपको बात। तो ये आप लोगों को देखना है और तब आपको एक फ्रेमवर्क तैयार होगा कि कैसे ये जो पॉइंट्स हैं इनको कैसे हमने यूज करना है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल याद नहीं रखेंगे तो जब तक आपको पॉइंट याद नहीं आएगा। अब 3 बीघा मीन्स, अरे यार ये तो हमने लीज पे दिया था, किसको? बांग्लादेश को, आएगा याद? रेदर देन इन पॉइंट्स की बजाय आप एग्जाम्पल से इन पॉइंट्स को याद रखिए।
समझ बात आपको? तो आप रिवर्स थ्योरी फॉलो कीजिए। अब जैसे मैंने नीदरलैंड वर्सेज यूएसए वाला केस है, तो आपको इमीडिएटली आइसलैंड और पलमास का आएगा, तो उसको आपको इफेक्टिव ऑक्यूपेशन नहीं था उसका यूएस का, इसकी वजह से वो केस हार गए। समझ बात आपको? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपको कैसे प्लेबिसाइट का है, जैसे वेस्ट सेराइन का बात है या कश्मीर का है, तो ये क्या है, तो जितने भी अगर आप वर्ल्ड वाइड मैप देखोगे ना जाके आपको यू विल फाइंड एनी टेरिटरी, डिस्प्यूट टेरिटरी, द एवोल्यूशन ऑफ द टेरिटरी, हाउ इट वाज क्रिएटेड, हाउ इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, इट वाज ड्यू टू द सिविल वॉर, इट वाज ड्यू टू द एग्रेशन, और इट वाज सोल्ड आउट टू समवन। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है? तो जैसे ही आपको याद आएगी, वेन एवर यू गो टू द वर्ल्ड मैप अलास्का, तो इमीडिएटली आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाउ द अलास्का वाज गिवन बाय रशिया टू यूएसए। सुनिए बात, तो क्या था? सेशन सेपरेशन, वॉलंटियर, ठीक है ना, खुद बेचा उन्होंने। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद रखने की बजाय आपको ये याद रखने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। तो आपको जितने भी 8-10 डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज मैंने बताई हैं, तरीके बताएं, इनको जस्ट रिमेंबर, सर्च इन द गूगल मैप, और तब आपको अपना पॉइंट याद आ जाएंगे। तो विद दिस वेरी ड्राई टॉपिक, आई एम ओवर विद दिस टॉपिक, थैंक यू।